सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो बात की थी, हम लोगों ने स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री को कंप्लीट किया था। आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसके जो बाकी 3 सब टॉपिक्स बचे हुए हैं, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग, सिंगल सेल प्रोटीन और टिश्यू कल्चर, इन तीनों टॉपिक्स को आज हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। ये चैप्टर आपके सीयूईटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके बचे हुए टॉपिक्स को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। ट्रेडिशनल फार्मिंग कैन ओनली यील्ड अ लिमिटेड बायोमास एज फूड फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड इंक्रीज इन एरिया, ये यहाँ पर एरिया आएगा, कैन इंक्रीज यील्ड बट ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। Plant breeding as a technology has helped increase yields to a very large extent. Who in India has not heard of Green Revolution, which was responsible for in our country for not merely meeting the national requirements in food production, but also helped us even to export it. Green Revolution was dependent to a large extent on plant breeding techniques for development of high yielding and disease resistant varieties in wheat, rice, maize, and etc. अब ये क्या बोल रहा है? सबसे पहले बात ये हो रही है कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स है ना, यानी कि जिस तरीके से पिछले सदियों, पिछली कुछ सेंचुरीज से जो है फार्मिंग की जा रही है, अगर उसी तरीके से आगे भी फार्मिंग की जाए तो उससे जो प्रोडक्शन होगा, जो बायोमास का प्रोडक्शन होगा, जो फूड प्रोडक्शन होगा, वो लिमिटेड ही होगा, है ना। यानी कि वो एक एक्सटेंट के बाद में इंक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है। इन केस अगर हम लोग एरिया फॉर फार्मिंग भी इंक्रीज कर दें, तब भी जो ग्रोथ होगी वो लिमिटेड ही रहेगी, ठीक है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो फार्मिंग मेथड्स हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाए, है ना। यानी कि कुछ नई टेक्निक्स लाई जाए जिसकी हेल्प से क्या हो सके, स्मॉल एरिया के अंदर या जितना एरिया है, जितना एरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसी एरिया के अंदर जो यील्ड है उसको इंक्रीज किया जा सके। यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है उस पर्टिकुलर एरिया की, है ना, यानी कि वो कितना अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस कर सकता है, कितना अमाउंट ऑफ फूड वो प्रोड्यूस कर सकता है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसको हम लोग क्या करें, इम्प्रूव करें विद द हेल्प ऑफ सम मेथड्स, जिनको हम लोग प्लांट ब्रीडिंग के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। अब जैसे जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ था, जो फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा तो किया ही गया था, बट उसी के साथ में जो फूड का एक्सपोर्ट भी हुआ था आउटसाइड इंडिया, ठीक है। और वो किस वजह से हो पाया था, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर भी कुछ टेक्निक्स जो अडॉप्ट की गई थी, दोज वर प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स, है ना। यानी कि वो किस पे बेस थी, उनका जो बेसिस था दैट वाज प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। यानी कि उनका जो बेसिस था उन टेक्निक्स का, दैट वाज प्लांट ब्रीडिंग। एंड इनके अंदर मेजरली जो क्रॉप्स, जिन जिन क्रॉप्स का जो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा इंक्रीज किया गया था, उनमें मेजर जो क्रॉप्स थी दैट वाज व्हीट, राइस, मेज एक्सेट्रा, ठीक है। यानी व्हीट, राइस और मेज का जो प्रोडक्शन है, उसका जो यील्ड है उसको क्या किया गया था, इंक्रीज किया गया था। अब हम लोग जान लेते हैं प्लांट ब्रीडिंग होती क्या है ना। व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग? Plant breeding is the purposeful manipulation of plant species in order to create desired plant types that are better suited for cultivation, give better yield, and are disease resistant. यानी कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है? इट इज द पर्पसफुल मैनिपुलेशन। पर्पसफुल मैनिपुलेशन का क्या मतलब है कि हम किसी कारण से कर रहे हैं उसको, है ना, किसी बेनिफिट की वजह से कर रहे हैं, है ना। यानी कि जब हम प्लांट स्पीशीज के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं, ताकि हम लोग डिजायर्ड प्लांट टाइप बना सके। डिजायर्ड प्लांट टाइप का मतलब यानी हम वैसे प्लांट टाइप बना सके जैसे हम लोगों को रिक्वायर्ड है, ताकि उनका कल्टीवेशन इजी हो, उनसे हम लोगों को बेटर यील्ड मिल सके, और जो प्लांट वैरायटीज प्रोड्यूस हो वो ज्यादा डिजीज रेजिस्टेंट हो, है ना। यानी कि उनके अंदर डिजीज से फाइट करने की जो कैपेसिटी हो, वो कंपैरेटिवली जो नॉर्मल क्रॉप्स होती है उनसे ज्यादा हो। Conventional plant breeding has been practiced for thousands of years since the beginning of human civilization. Recorded evidence of plant breeding
dates back to 9,000 to 11,000 years ago. Many present day crops are the result of domestication in ancient time. Today, all our major crops are derived from the domesticated varieties. Classical plant breeding involved crossing or hybridization of pure lines, followed by artificial selection to produce plants with desirable traits of higher yield, nutrition and resistance to diseases. अब ये क्या बोल रहा है कि जो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग है, कन्वेंशनल का मतलब जो नॉर्मल प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स थे उनको कब से प्रैक्टिस किया जा रहा है, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हुआ है ना, यानी कि जब से लोग फार्मिंग कर रहे हैं तब से वही प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा है। बट अगर हम लोग बात करें प्लांट ब्रीडिंग, तो प्लांट ब्रीडिंग ऐसा माना जाता है कि 9,000 से 11,000 साल पहले प्लांट ब्रीडिंग भी स्टार्ट हो गई थी। यानी प्लांट ब्रीडिंग जो है वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बट उसके अंदर कंटिन्यूअसली चेंजेस आते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली न्यू मेथड्स आते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली न्यू टेक्निक्स आती जा रही है, न्यू टेक्नोलॉजी आती जा रही है। तो बेसिकली होता क्या है, जो हम लोग मेजर क्रॉप्स खाते हैं वो किसकी वजह से है, डोमेस्टिकेशन की वजह से है ना, यानी कि जो डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज थी, जो नेचुरल वैरायटीज थी, उन्हीं से डिराइव्ड हुई क्रॉप्स हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। और जो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग होती है, क्लासिकल के क्या मतलब, जो चली आ रही है ना, यानी कि जो हम लोग बोल सकते हैं कि जिस तरीके से प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट हुई, तो उसमें होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइंस। यानी कि क्या किया जाता है, जो प्योर लाइंस होती है ना, जो प्योर लाइंस होती है डिफरेंट स्पीशीज की, उनको क्या करवा दिया जाता है, उनका क्रॉसिंग करवाया जाता है, उनको हाइब्रिडाइज करवाया जाता है ना। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होगा दो स्पीशीज का हम लोगों ने क्रॉसिंग करवा दिया। उसके बाद में क्या होता है, क्रॉसिंग करवाने के बाद में आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर क्या करते हैं, जो भी उनको क्रॉस करवाने के बाद में जो नई वैरायटी आई है ना, लेट से हमने एक वैरायटी है ए और एक वैरायटी है बी, हमने इनको क्रॉस करवा दिया, इनकी इनका हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया, और इनसे कोई वैरायटी आई सी है ना, इनसे वैरायटीज जो प्रोड्यूस हुई है ना, तो उनमें से भी हम लोग क्या करेंगे, अब इसके अंदर हो सकता है कुछ ट्रेड्स जो हो वो डोमिनेंट हो, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर भी बात की थी, हो सकता है कुछ ट्रेड्स रिसेसिव हो, तो इसके अंदर सभी आर्टिफिशियल सिलेक्शन की हेल्प से हम लोग ऐसी स्पीशीज को निकालेंगे जिनके अंदर जो ट्रेड्स हैं वो उस तरीके के ट्रेड्स है जैसे हमें चाहिए। यानी कि हम लोगों को क्या चाहिए, अपनी क्रॉप के लिए हायर यील्ड चाहिए, उस क्रॉप से हमें ज्यादा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, एंड उस क्रॉप के अंदर जो डिजीज रेजिस्टेंस हो है ना, डिजीज रेजिस्टेंस की जो पावर हो वो भी क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके के प्लांट्स को आर्टिफिशियल सिलेक्शन की हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन करवाने के बाद उनको सिलेक्ट करेंगे। With advancement in genetics, molecular biology, and tissue culture, plant breeding is now increasingly being carried out using molecular genetic tools. यानी कि आजकल जो प्लांट ब्रीडिंग जो की जाती है वो molecular genetic tools की हेल्प से भी की जाने लगी है। If we were to list the traits or characters that the breeders have tried to incorporate into crop plants, the first would be increased crop yield and improved quality. यानी कि अगर हम लोग बात करें एक ऐसा ट्रेट जो हम लोगों को क्रॉप के अंदर चाहिए ही चाहिए, वो क्या होता है कि एक तो जो यील्ड मिले वो हमें ज्यादा मिले है ना, जो क्रॉप की यील्ड मिले वो क्या मिले, ज्यादा मिले, और जो क्वालिटी मिले है ना, जो उस क्रॉप की क्वालिटी हो वो भी क्या हो, इम्प्रूव्ड क्वालिटी हो है ना, बेटर क्वालिटी मिले। इंक्रीज टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, यानी कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है ना, वो कंडीशंस जिनकी वजह से क्रॉप को किसी भी तरीके से हार्म पहुंच सकता है ना, हो सकता है वो बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से हो सकता है वो बारिश की वजह से, या वो क्या है, बहुत ज्यादा सर्दी की वजह से हो। तो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस जो होते हैं ना, उनकी उनसे जो है ना टॉलरेंस जो हो वो क्रॉप का क्या हो, कंपैरेटिवली ज्यादा हो। रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस, दैट इज वायरसेस, फंजाई एंड बैक्टीरिया, यानी कि वो क्रॉप क्या हो, मोर डिजीज रेजिस्टेंट हो। एंड इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट वुड बी ऑन आवर लिस्ट। तो यानी कि जो पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स होते हैं है ना, जो बेसिकली जो आपकी पेस्ट्स होती है या जो आपकी इंसेक्ट्स होती हैं है ना, जितने भी बेसिकली आपकी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी वजह से जो क्रॉप्स है वो खराब हो सकती है, उनसे भी जो टॉलरेंस हो वो क्या हो, इंक्रीज टॉलरेंस आपको जो क्रॉप है उसके अंदर देखने को मिले।
किस क्रॉप के अंदर जो हम लोग प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स की हेल्प से बना रहे हैं या फिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Plant breeding programs are carried out in a systematic way worldwide in government institutions and commercial companies. The main step in breeding the new genetic variety of crop are. तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्लांट ब्रीडिंग की जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। सेकेंड इज इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। थर्ड इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स। Fourth is selection and testing of superior recombinants. Fifth is testing, release and commercialization of new cultivars. ठीक है, तो ये बेसिकली 5 पॉइंट्स जो है इनको हम लोग क्या करते हैं, इन 5 स्टेप्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, न्यू जेनेटिक क्रॉप्स बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके हर स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। Genetic variability is the root of any breeding program. In many crops, pre-existing genetic variability is available from wild relatives of the crop. Collection and preservation of all the wild varieties, species and relatives of the cultivated species, followed by their evaluation for characteristic, is a prerequisite for effective exploitation of natural genes available in the population. The entire collection having all the diverse allele for all the gene is known as germplasm collection. अब ये क्या बोल रहे हैं, इसको समझ लेते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले तो अगर हम लोगों को क्या करना है, किसी भी नई वैरायटी को प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए सबसे पहला कंडीशन जो हमें चाहिए वो चाहिए कि वेरिएबिलिटी होनी जरूरी है। स्पीशीज के अंदर वेरिएबिलिटी होनी जरूरी है। अगर वो आइडेंटिकल होंगी, है ना, यानी कि अगर वो मान लो आपकी स्पीशीज जो है वो आइडेंटिकल है, आपकी जो स्पीशीज है वो आइडेंटिकल है, तो क्या आपको कोई वेरिएशन देखने को मिलेगा? देयर विल बी नो वेरिएशन। अगर आप आइडेंटिकल स्पीशीज ले रहे हैं तो उसके इसके अंदर कोई वेरिएशन थोड़ी ना देखने को मिलेगा। तो इसके लिए जेनेटिक वेरिएबिलिटी होना बहुत जरूरी है अगर हम लोगों को किसी भी तरीके का कोई ब्रीडिंग प्रोग्राम करवाना है। ठीक है, चाहे वो प्लांट ब्रीडिंग है या एनिमल ब्रीडिंग है। ऑब्वियसली एनिमल्स के अंदर आपको वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, बट अगर हम लोग प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होना बहुत जरूरी है अगर हम लोगों को किसी भी क्रॉप के अंदर प्लांट ब्रीडिंग करवानी है। अब क्या होता है, मोस्टली केसेस के अंदर क्या होता है, ऑलरेडी जो क्रॉप्स होती है उनके वाइल्ड वेराइटीज से उनके अंदर वेरिएबिलिटी आई होती है, यानी कि कुछ ट्रेड्स डोमिनेंट भी प्रेजेंट होंगे और कुछ ट्रेड्स रिसेसिव भी प्रेजेंट होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कलेक्ट करते हैं और प्रिजर्व करते हैं किसको, डिफरेंट डिफरेंट जो वाइल्ड वेराइटीज होती है। ठीक है, जो वाइल्ड वेराइटीज होंगी, जो वाइल्ड स्पीशीज होंगी, या फिर उनके जो रिलेटिव्स भी होंगे, उनके जो क्लोज रिलेटिव्स भी होंगे, उनको हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और उसके बाद में उनका एनालाइजेशन होता है या फिर उनका इवेल्युएशन होता है। किस लिए? ताकि हम लोग उनके कैरेक्टर्स को स्टडी कर सके, है ना, कौन सा कैरेक्टर कौन सी स्पीशीज के अंदर डोमिनेंट है, या मान लो ये वाला कैरेक्टर अगर इस पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर डोमिनेंट है तो इसके अंदर ये वाला रिसेसिव है, तो ये हमें किसी और से चाहिए। तो इस तरीके से उनका इवेल्युएशन किया जाता है। सो ये बेसिकली क्या है, इट इज द prerequisite for effective exploitation of natural genes available in the population। और यही जो प्रोसेस होता है ना, ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स या सीड्स का, है ना, जो प्लांट्स या सीड्स हैं उनको हम लोग कलेक्ट करते हैं ताकि हम लोग वो सभी जीन्स को स्टडी कर पाए। ठीक है, या फिर हम सभी एलील्स को स्टडी कर पाए। एलील्स क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ सेम जीन। ताकि हम लोग क्या कर पाए, हम लोग क्या कर पाए, डिफरेंट डिफरेंट एलील्स को स्टडी कर पाए। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। सो नेक्स्ट स्टेप इज इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। The germ plasma is evaluated so as to identify plants with desirable combination of characters. The selected plants are multiplied and then used in the process of hybridization. Pure lines are created wherever desirable and possible. अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अब हम लोगों ने जर्म प्लाज्मा का इवेल्युएशन तो कर लिया है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसी स्पीशीज को या ऐसे प्लांट वैरायटीज को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जिनके अंदर वो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स या ट्रेड्स प्रेजेंट हो जो हम लोगों को नई स्पीशी के अंदर चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, कई बार उनकी प्योर लाइंस भी क्रिएट की जाती है।
ये होता है आपका सेकंड स्टेप। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जो आपने जर्म प्लाज्म कलेक्ट किया है उसको आप इवेल्युएट करेंगे, और उसके बाद में आप पेरेंट्स का सिलेक्शन कर रहे होते हैं, यानी उन वैरायटीज का सिलेक्शन कर रहे होते हैं, स्पीशीज का सिलेक्शन कर रहे होते हैं, जिनसे हम लोगों को क्या करवाना होता है, ब्रीडिंग करवाना होता है। नेक्स्ट स्टेप इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स। The desired characters having very often to be combined from two different plants. For example, high protein quality of one parent may need to be combined with the disease resistance from another parent. This is possible by crossing the hybrids of two plants to produce hybrid with the genetically combine the desired characters in one plant. This is a very time consuming and tedious process since the pollen grains from the desirable plant chosen as male have to be collected and placed on the stigma of flower selected as female parent. Also, it is not necessary that the hybrids do combine the desirable characters. Usually only one in few hundred to 1,000 crosses the desirable combination. अब देखो ये क्या बोल रहा है। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पेरेंट्स को भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। पेरेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, डिजायर्ड कैरेक्टर्स को भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट प्लांट्स के अंदर से हम लोगों को उनको कंबाइन करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक स्पीशी ए है, ठीक है, इन्हीं का एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्पीशी ए है जिसके अंदर जो प्रोटीन क्वालिटी है, मान लेते हैं इसके अंदर जो प्रोटीन क्वालिटी है वो अच्छी है, ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन क्वालिटी अच्छी है, पर इसका जो डिजीज रेजिस्टेंस पावर है वो बहुत खराब है ना, जो इनका डिजीज रेजिस्टेंस पावर है बहुत खराब है। जबकि अगर इसकी बात करें तो इसका प्रोटीन क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, इसका प्रोटीन क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, पर ये डिजीज रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करवा रहे हैं ताकि क्या हो सके, जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स, अब सारी स्पीशीज के अंदर तो आपको डोमिनेंट कैरेक्टर्स नहीं देखने को मिलेंगे, बट जिनके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स मिले, यानी कि प्रोटीन क्वालिटी भी अच्छी हो और डिजीज रेजिस्टेंस भी हो आपकी क्रॉप, तो उनको आप लोग क्या करेंगे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन की हेल्प से क्या कर लेते हैं, आप उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन की हेल्प से आप उनको क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये जो पीडीएफ रहने वाली है, जो एनोटेटेड पीडीएफ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से ही अवेलेबल है, ठीक है। और आप हमारा डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम लोग आप लोग के सभी डाउट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं पर्सनली वहां पर सभी के डाउट्स को सॉल्व करती हूँ, जिसको कोई भी डाउट हो वो वहां पर जाके पोस्ट कर सकता है। तो अब हम लोगों ने बेसिकली देखो, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर ये प्रोसेस हम कर भी रहे हैं तो कई बार क्या होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है ना, क्योंकि कुछ कंडीशंस हम लोगों को चाहिए ही है ना इन दोनों प्लांट्स को क्रॉस करवाने के लिए, ठीक है। तो बहुत जरूरी नहीं है कि सभी स्पीशीज जो हम लोगों को मिले उनके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर्स देखने को मिले, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जो बेसिकली जो हाइब्रिड्स भी होते हैं उनके अंदर भी यूजुअली ओनली वन इन अ फ्यू हंड्रेड टू 1,000 क्रोसेस शो अ डिजायरेबल कॉम्बिनेशन। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है, अब आता है आपका फोर्थ स्टेप। This step consists of selecting among the progeny of the hybrid those plants that have the desired character combination. The selection process is crucial to the success of breeding objective and requires careful scientific evaluation of the progeny. This step yields plants that are superior to both of the parents. Very often, more than one superior progeny plant may become available. They are self-pollinated for several generations till they reach a state of uniformity, that is homozygosity, so that the characters will not segregate or separate in the progeny. अब क्या होगा, आपने क्रॉसिंग करवा दी, उसके बाद में जो आपके बने वो क्या होंगे, रिकॉम्बिनेंट्स। तो अब आप क्या करेंगे, आप वो जो आपके हाइब्रिड्स बने या आपके जो रिकॉम्बिनेंट्स बने, इनके अंदर आप क्या करेंगे, इनके अंदर से आप कुछ ऐसी स्पीशीज को सिलेक्ट करेंगे जिनके अंदर वो सुपीरियर कैरेक्टर्स, यानी कि वो कैरेक्टर्स जो हमें चाहिए वो अवेलेबल है, ठीक है। और ये देखो अब क्या किया जाएगा, मान लो हमने क्या किया, आपको लेट्स से 1,000 प्लांट्स मिल गए ना, मान लेते हैं आपको 1,000 प्लांट्स मिल गए फॉर एग्जाम्पल। अब इन 1,000 के अंदर से लेट्स से 800 स्पीशीज, ये मैंने बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, बट मान लेते हैं जो 800 प्लांट्स हैं इनके अंदर हमें सुपीरियर कैरेक्टर्स देखने को मिल गए, है ना, इनके अंदर हम लोग को सुपीरियर कैरेक्टर्स देखने को मिल गए। अब क्या होगा, इनको ही क्या करवाया जाता है, इन्हीं को आपस में
क्या करवाया जाएगा, क्रॉसिंग करवाई जाएगी, यानी कि इन्हीं के अंदर से क्या करेंगे, हमने मान लो दो स्पीशीज ली तो इनका क्रॉस करवाया जाएगा। बट सेम ही टाइप की ये जो 800 ही प्लांट्स है, इन्हीं को आपस में हम लोग क्या करवाएंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे, ताकि क्या हो सके, जो कैरेक्टर्स हैं वो कंजर्व हो जाए। ठीक है, जो कैरेक्टर्स हैं वो कंजर्व हो जाए, इसलिए हम लोग क्या करवाते हैं, इनका सेल्फ क्रॉसिंग करवाते रहते हैं, ताकि ठीक है, ताकि आने वाली जनरेशन के अंदर हम लोगों को वही सुपीरियर कैरेक्टर्स देखने को मिलते रहे। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवार्स। अब जो आप लोगों ने न्यू स्पीशीज बनाई है ना, जो न्यू सिलेक्टेड लाइन्स है, उनको क्या किया जाएगा, उनका इवैल्यूएशन किया जाएगा, उनको टेस्ट किया जाएगा उनकी यील्ड के लिए, या जो अदर कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंस पावर उनकी क्या है। तो ये करने के बाद में क्या किया जाता है, देखो सबसे पहले ये होगी कहाँ पे, इनको रिसर्च फील्ड्स के अंदर ग्रो करवाया जाता है एंड उनकी परफॉर्मेंसेस को नोट किया जाता है। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंसेस को नोट किया जाएगा अंडर आइडियल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इरिगेशन एंड अदर क्रॉप मैनेजमेंट practices. Evaluation in research field is followed by testing the material in farmers field for at least 3 growing season at several locations in the country, representing all agroclimatic zones where the crop is usually grown. The material is evaluated in comparison to the best available local crop cultivar, a check or reference cultivar. यानी कि पहली बात तो हम क्या करेंगे, उसको जब कंपैरिजन करेंगे तो उसका किसी पर्टिकुलर क्रॉप के साथ जो ऑलरेडी ग्रो कर रही है उसके साथ में उसका कंपैरिजन करेंगे। कुछ पर्टिकुलर रिसर्च फील्ड्स होती है, उनके अंदर सबसे पहले उनको इवैल्यूएट किया जाएगा एंड उसके बाद में जिस जिस एरिया के अंदर, यानी जिस जिस टाइप के एनवायरनमेंट के अंदर वो क्रॉप ग्रो करती है, तो एटलीस्ट 3 एरियाज, ठीक है, एटलीस्ट 3 एरियाज के अंदर, ऐसे 3 एरियाज के अंदर क्या करवाया जाएगा, उस क्रॉप को ग्रो करवाया जाएगा, ताकि हम लोग जान सके कि क्या वो किस किस तरीके का वो रिजल्ट हम लोगों को दे रही है। ठीक है, सो ये थे आप लोगों के स्टेप्स प्लांट ब्रीडिंग के। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, सबको पता है। एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 33% इंडिया की जो जीडीपी आती है वो एग्रीकल्चर से आती है एंड एम्प्लॉयज नियरली 62% ऑफ द पॉपुलेशन, एंड 62% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है। After India's independence, one of the main challenges facing the country was that of producing enough food for the increasing population. As only limited land is fit for cultivation, India has to strive to increase yields per unit area from the existing farm land. देखो, जब से भारत आजाद हुआ ना, तब से ये एक मेन प्रॉब्लम थी कि हम लोगों को जितना पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रहा है उसको खाना तो देना ही है ना, खाना, जो बेसिक नेसेसिटीज है वो तो सबको मिले ही मिले। ठीक है, अब अगर हमारे पास में एरिया जो है ना, अगर हमारे पास में एरिया तो इंडिया के अंदर लिमिटेड ही है ना, तो उस एरिया के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसे मेथड से एम्प्लॉय करने जरूरी है ना, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर पाए, यील्ड को इंक्रीज कर पाए उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, है ना, हम क्या कर पाए, उस यील्ड को इंक्रीज कर पाए उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, कंटिन्यूअसली क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को चलाया जाता है। The development of several high yielding varieties of wheat and rice in the mid 1960s, है ना, यानी कि जो हाई yielding varieties बन रही थी वो कब बन रही थी, अराउंड मिड 1960s, as a result of various plant breeding techniques led to dramatic increase in food production in our country. This phase is often referred to as green revolution, यानी कि इसी फेज को आप क्या बोलेंगे, इसी फेज को आप बोलेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, इसी फेज को आपने ये ना ईयर भी याद रखना है। ठीक है, मिड 1960s के अराउंड का जो टाइम था उसको हम लोग ने क्या बोला, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, अभी जो 9.3 फिगर दिखाई है इसमें इंडियन हाइब्रिड वैरायटीज दिखाई है। सबसे पहले क्या दिखाया हुआ आपका, मेज। ठीक है, ये सोनालिका आपका क्या है, सोनालिका आपका गेहूं का वेराइटी है, वीट का वेराइटी है। एंड थर्ड इज योर गार्डन पीट। ठीक है, ये आपकी क्या दिखाई है, हाई यील्डिंग वेराइटीज। ये देखो, ये जो इसका लिखा हुआ है ना, ये इसका स्ट्रेन है। ठीक है, ये इसकी वेराइटी है। ठीक है, ये इसका क्या है, बेसिकली ये आपका स्ट्रेन है। ठीक है, P1542 ये इसका स्ट्रेन है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वीट और राइस की। ठीक है, यानी कि जो क्रॉप्स अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें वीट और राइस की, पीरियड मिड 1960s, या एग्जैक्टली बात करें तो हम लोग बोलेंगे 1960 से 2000, यानी कि हो गए आपके 40 साल। ठीक है, 40 साल हो गए। Wheat production increased from 11 million tons to 75 million tons,
while rice production went up to 35 million tons to 89.5 million tons. ये आपसे कहीं नहीं पूछेंगे, ईयर आपने याद रखना है, ठीक है, ईयर आपने याद रखना है। व्हीट और राइस का जो ईयर था उसका प्रोडक्शन कब इंक्रीज हुआ, 1960 से 2000 में। दिस वॉज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेमी डुआ वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस। अब ये हुआ किस वजह से, ये इंपॉर्टेंट है, ये हुआ ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेमी डुआ वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस। नोबेल लॉरिएट नॉर्मन ई बोरलॉग and International Center for Wheat and Maize Improvement in Mexico developed semi-dwarf wheat। अच्छा, ये साइंटिस्ट के नेम और सेंटर का नाम याद रखना जरूरी है। द फर्स्ट साइंटिस्ट इज नोबेल लॉरिएट एंड द सेकेंड, सॉरी, नोबेल लॉरिएट नॉर्मन ई बोरलॉग, ये जो थे इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट इन मेक्सिको के अंदर इन्होंने सेमी ड्वार्फ व्हीट को क्या किया, डेवलप किया। और 1963 के अंदर सोनालिका और कल्याण सोना जैसी जो वेराइटीज है ना, जिनके अंदर एक तो देवर हाई यील्डिंग वेराइटीज और इनके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस अच्छा था, इनको क्या किया गया, इंडिया के अंदर क्या किया गया, ऑल ओवर दी इंडिया जहां जहां पर भी गेहूं की खेती की जाती है वहां पर इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटीज, सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटीज वर इंट्रोड्यूस्ड derived from IR8 which was developed at International Rice Research Institute, Philippines, and Taichung native from Taiwan. The derivatives were introduced in 1966. Year फिर important है, institutes भी बहुत important है। Later, better yielding semi-dwarf varieties Jaya and Ratna were developed in India. यानी कि wheat की कौन कौन सी varieties थी, wheat की जो variety थी, पहली सोनालिका एंड सेकेंड इज कल्याण सोना। आई नो इसका सेकेंड पार्ट आने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे। एंड राइस की कौन कौन सी वेराइटीज, राइस की आपकी जो वेराइटीज थी वो थी जया एंड रत्ना, ठीक है, ये वेराइटीज के नाम आपको याद रखने हैं। 1963 के अंदर इंडिया में व्हीट को, बेटर वेराइटीज को, और 1966 के अंदर राइस की बेटर वेराइटीज को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। शुगर केन, अब बात आ रही है शुगर केन की। शुगर केन इज सैक्रम बर्बरी, ठीक है, was officially grown in North India, originally grown in North India but had poor sugar content and yield, ठीक है, यानी कि ये ग्रो तो नॉर्थ इंडिया में ही होता था बट यहाँ पर क्या था, एक तो जो शुगर कंटेंट था वो काफी पुअर था और यील्ड थी वो भी बहुत पुअर थी। ट्रॉपिकल केन्स ग्रोन इन साउथ इंडिया, सैक्रम ऑफिसिनेरम, ठीक है, यानी कि जो सैक्रम ऑफिसिनेरम होता है जो कहाँ पर ग्रो होता है, साउथ इंडिया के अंदर। इट हैड थिकर स्टेम एंड हाई शुगर कंटेंट बट डिड नॉट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया। अब क्या किया गया, इन दो स्पीशीज को क्रॉस करवाया गया, इनका हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया और ऐसी वेराइटीज बनाई गई जहां पर हाई यील्ड भी थी, स्टेम्स भी थिक थी, हाई शुगर थी और एबिलिटी टू ग्रो जो थी वो नॉर्थ इंडिया के अंदर भी वो ग्रो कर सके, इस तरीके से उनको क्या करवाया गया, ग्रो करवाया गया, ठीक है। तो इनको क्रॉस करवाया गया, सैक्रम ऑफिसनेरम को और सैक्रम बारबेरी को, ठीक है। अब बात करते हैं मिलेट्स की, ठीक है। मिलेट्स के अंदर हाइब्रिड मेज, jowar and bajra have been successfully developed in India. Hybrid breeding have led to the development of several high-yielding varieties resistant to water stress. So I hope इतना आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, यानी कि जब हम लोगों को डिजीज रेजिस्टेंस चाहिए प्लांट्स के अंदर तो हम लोग प्लांट ब्रीडिंग तब भी करवाते हैं। A wide range of fungal, bacterial, and viral pathogens affect the yield of cultivated crop species, especially in the tropical climates. Crop losses can often be significant up to 20 to 30% or sometimes even total. देखो, सबको पता है कि हर साल किसानों की कितनी ज्यादा क्रॉप जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। तो वो लॉस जो है कई बार पूरा 100% लॉस भी कई बार फार्मर्स को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो सुसाइड भी कर लेते हैं, ठीक है। तो उस चीज के अंदर बेसिकली डिजीज रेजिस्टेंस का होना बहुत जरूरी है ना, डिजीज रेजिस्टेंस को होना इसीलिए बहुत जरूरी है। इन दिस सिचुएशन ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवार रेजिस्टेंट टू डिजीज एनहांसेस फूड प्रोडक्शन। दिस आल्सो हेल्प रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द यूज ऑफ फंजीसाइड्स एंड बैक्टीरियोसाइड्स। अब इससे क्या होगा, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे फंजीसाइड्स या बैक्टीरियोसाइड्स है, फंजीसाइड्स किस लिए यूज करते हैं, फॉर फंजाई,
एंड बैक्टीरियोसाइड्स किस लिए यूज करेंगे? फॉर बैक्टीरिया, ठीक है। तो इनसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है हमारी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखो अगर हम लोग प्लांट्स के अंदर पहले ही ऐसे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा दे जिनकी हेल्प से क्या हो, उनके अंदर ऑलरेडी डिजीज रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो, है ना, तो क्या हम लोगों को बैक्टीरियासाइड्स या फंजीसाइड्स या पेस्टिसाइड्स को यूज करने की जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली नो, ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी है ये। Resistance of the host plant is the ability to prevent the pathogen from causing disease and is determined by the genetic constitution of the host plant. यानी कि host plant जो है वो कितना disease resistance होगा वो किस पे डिपेंड करता है? वो बेसिकली डिपेंड करता है कि उस होस्ट प्लांट का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से का है, यानी कि उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो किस तरीके का है, ठीक है। Before breeding, before breeding, it is important to know about the causative organism and the mode of transmission. यानी कि इससे पहले हम लोग क्रॉप ब्रीडिंग करवाए, है ना, इससे पहले हम लोग क्रॉप ब्रीडिंग करवाए, ये जानना बहुत जरूरी होता है कि वहां पर या उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर या उस पर्टिकुलर क्रॉप को, है ना, कौन से टाइप का डिजीज होने का या कौन से टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज होने का जो खतरा है वो ज्यादा है, ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को जान के हम लोग ऑलरेडी क्या कर पाए, कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव्स वहां पर वो पहले से ही रखें ताकि हम लोग अपनी क्रॉप्स को बचा सके। सम ऑफ द डिजीजेस कॉज्ड बाय फंजाई आर, अब बात आ रही है फंगल डिजीजेस कौन कौन से हैं जो प्लांट्स में कॉज होते हैं। रस्ट, एग्जाम्पल ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये हो गए फंगल डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से हैं? ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, और वायरल में कौन सा होता है मोस्ट फेमस? टोबैको मोज़ेक वायरस एंड टर्निप मोज़ेक वायरस, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, यानी कि डिजीज रेजिस्टेंस के लिए हम लोग किस तरीके से ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं। ब्रीडिंग इज कैरिड आउट बाय कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स और बाय म्यूटेशनल ब्रीडिंग, यानी कि या तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग यानी कि ओल्ड डे ब्रीडिंग मेथड्स जो थे उनसे, या फिर म्यूटेशनल ब्रीडिंग, है ना, यानी म्यूटेशन की हेल्प से जब हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं। द कन्वेंशनल मेथड फॉर डिजीज रेजिस्टेंस इज दैट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन, ठीक है, यानी कि जो कन्वेंशनल मेथड होगा उसमें वही हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन होगा। Its steps are essentially identical to those for breeding for any other economical character such as high yields, यानी कि वही स्टेप्स जो हम लोग किसी और कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लेते हैं, वही स्टेप्स हम लोग डिजीज रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी लेते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स के अंदर, ठीक है। तो स्टेप्स कौन कौन से होंगे? स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म का हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे फॉर रेजिस्टेंस सोर्सेस, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड प्लांट, सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द हाइब्रिड्स एंड टेस्टिंग ऑफ न्यू वेराइटीज। स्टेप्स आपके इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये आपसे ना कई बार मैच द फॉलोइंग या उसमें पूछ लेते हैं ना कि आप सीरीज बताओ, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सीयूटी में इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए हर तरीके से आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है और एनसीईआरटी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका क्या दिखाया हुआ है, ये आपकी क्रॉप की वैरायटीज दिखाई हुई है और इनका रेजिस्टेंस टू डिसीजेस दिखाए हुए, यानी कि वीट की जो हिमगिरी वैरायटी है उसके अंदर क्या है, लीफ और स्ट्राइप रस्ट और हिल बर्ट से रेजिस्टेंस है। ब्रासिका की दिखाई हुई है, ऐसे ही आपकी कॉलीफ्लावर, काउपी और चिली की, तो इनको भी आप क्या कर सकते हो, इनको भी आप पढ़ सकते हो। Now, conventional breeding is often constrained by the availability of limited number of disease resistance genes that are present and identified in various crop varieties or wild relatives. यानी कि जो आपकी कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स है ना, यानी कि जो आपकी कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स हैं उनके अंदर कई बार क्या होता है ना, हम लोगों को कुछ चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चैलेंजेस किस किस तरीके के हो सकते हैं? हो सकता है वहां पर क्या हो, आपकी जो नंबर ऑफ वैरायटीज जो पड़ी हो वहां पे वो बहुत कम हो, ठीक है, या फिर किस तरीके की वहां पर बेसिकली डिजीज रेजिस्टेंस जीन है भी या नहीं है, कितनी क्रॉप्स के अंदर प्रेजेंट है, तो वो सारा कुछ हम लोगों को देखना पड़ता है। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट कई बार कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स के अंदर हम लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अगर क्या किया जाए, if we induce mutation in plants through diverse means and then screen the plant material for resistance, it leads to desirable genes being identified, यानी कि अगर हम लोग मान लो क्या करें, हम लोग प्लांट्स के अंदर म्यूटेशंस को इंड्यूस करवा दें, हम लोग प्लांट्स के अंदर आर्टिफिशियली म्यूटेशंस को अगर इंड्यूस करवा दें
तो उस केस के अंदर भी हम लोगों को डिजायरेबल जीन्स वहां पर उस पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर मिल सकते हैं, ठीक है। और ये जो मेथड है ये कन्वेंशनल मेथड से ज्यादा सक्सेसफुल माना जाता है, ज्यादा बेटर माना जाता है। Plants having these desirable characters can then be multiplied directly or can be used in breeding। यानी कि जिनके अंदर भी अब ऐसे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, या तो उनको हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर उनको ब्रीडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। Other breeding methods that are used are selection amongst the soma clonal variants and genetic engineering। यानी कि और जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, या तो हम लोग क्या करें, सोमा क्लोनल वेरिएशंस जो होती हैं उनके जो वेरिएंट्स हैं उनको हम लोग चूज करें, या फिर हम लोग क्या करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हम लोग क्रॉप ब्रीडिंग करें। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे म्यूटेशन की, है ना। म्यूटेशन क्या होता है? So mutation is a process by which genetic variations are created through changes in the base sequence within genes, resulting in the creation of a new character or trait not found in the any parental type। यानी कि म्यूटेशन क्या होता है? जब हम लोग जेनेटिक वेरिएशंस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं बेस सीक्वेंसेस के अंदर, चेंज करवा के, है ना। यानी कि जब बेस सीक्वेंसेस के अंदर चेंजेस लाके हम लोग जेनेटिक वेरिएशंस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और जो वेरिएशंस हम लोगों को देखने को मिलती है, या जो न्यू स्पीशीज हम लोगों को देखने को मिलती है, वैसे ट्रेट किसी भी पेरेंट के अंदर, दोनों में से किसी भी पेरेंट के अंदर वैसे ट्रेट देखने को हम लोगों को नहीं मिलते, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। इट इज पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशन आर्टिफिशियली थ्रू द यूज ऑफ केमिकल्स और रेडिएशन। अब बात हो रही है कि किस तरीके से म्यूटेशन को इंड्यूस करवा सकते हैं, किसकी हेल्प से करवा सकते हैं? थ्रू द यूज ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का यूज करके, या रेडिएशंस का, रेडिएशंस के अंदर मेजरली गामा रेडिएशंस, एंड सेलेक्टिंग एंड यूजिंग द प्लांट्स दैट हैव डिजायरेबल कैरेक्टर्स एट द सोर्स इन ब्रीडिंग। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन ब्रीडिंग, है ना। In mung bean, resistance to yellow mosaic virus and powdery mildew was introduced by mutation। ठीक है, एग्जाम्पल किसका दिया? आपकी मूंग बीन का। ठीक है, यानी कि इसके अंदर येलो मोजेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू से जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया गया था वो किसकी हेल्प से किया गया था? इंड्यूस्ड म्यूटेशंस की हेल्प से। ठीक है, now several wild relatives of different cultivated species of plant have been shown to have certain characters but they have very low yield। अब कई बार क्या होता है ना, कुछ वाइल्ड वैरायटीज जो होती है उनके अंदर कुछ अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं पर उनकी यील्ड बहुत कम होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उनको किसी ना किसी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, इसीलिए तो हम लोग प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को कैरी आउट कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस टू येलो मोजेक वायरस इन भिंडी, that is Abelmoschus esculentus, was transformed transferred from a wild species and resulted in a new varieties Albemoschus esculentus। So there was some network glitch in between। हाँ, हम लोग जो बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि येलो मोजेक वायरस से रेजिस्टेंस के लिए बेसिकली क्या था, जो आपकी एबेलमोशस एस्क्यूलेंटस जो वैरायटी आपकी भिंडी की है ना, उसके अंदर से जो रेजिस्टेंस टू येलो मोजेक वायरस है वो एक वाइल्ड स्पीशी के अंदर क्या की गई? ट्रांसफर की गई, और उससे जो नई वैरायटी बनी वो क्या थी? अबेलमोशस एस्क्यूलेंटस। ठीक है, और उससे जो वैरायटी बनी उसको हम लोगों ने क्या बोला? उससे जो हम लोगों को वैरायटी मिली वो क्या थी? परभनी क्रांति। ठीक है, यानी कि अबेलमोशस एस्क्यूलेंटस की जो नई वैरायटी बनी उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? परभनी क्रांति। उसको हमने क्या नाम दिया? परभनी क्रांति। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका दिखाया हुआ है ना, ये आपका प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स के बारे में हम लोगों ने सारा डिस्कस कर लिया। ठीक है, नाउ प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, है ना। यानी कि जब इंसेक्ट पेस्ट से हम लोग को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है हमारे प्लांट्स को, तब हम लोग क्या करेंगे? Another major cause for large scale destruction of crop plants and crop product is the insect and pest infestation। Insect resistance in host crop plants may be due to morphological, biochemical और physiological characteristics। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपके एनवायरनमेंट की वजह से ही हो, कई बार ये आपके जो स्पीशी होती है ना उसी के अंदर जो है ना, बेसिकली जो डिजीज रेजिस्टेंस की जो पावर होती है वो काफी कम होती है। ठीक है, तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस के भी जो है काफी सारे कारण हो सकते हैं।
Hairy leaves in several plants are associated with resistance to insect pests. Example, resistance to jassids in cotton and cereal leaf beetle in wheat. यानी कि कुछ प्लांट्स के अंदर जो हेरी लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, एज अ मेथड होते हैं ताकि वो क्या कर सके, इंसेक्ट पेस्ट से बच सके. एग्जाम्पल क्या है, रेजिस्टेंस टू जैसिड्स इन कॉटन एंड सीरियल लीफ बैटल. इन वीट, solid stem lead to non-preference by the stem solely, and smooth leaved and nectar loss varieties do not attract bollworms. ठीक है, तो ये आपके क्या दिखाए हुए, ये आपके एग्जांपल्स बेसिकली दिखाए हुए हैं कि हम लोग किस किस तरीके से या किस किस तरीके से उनके अंदर कुछ कुछ पर्टिकुलर चीजें प्रेजेंट है जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट से खुद को एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं. High aspartic acid, low nitrogen and sugar content in maize lead to resistance to maize stem borers. ठीक है, यानी maize stem borers जो होते हैं उनसे maize किस तरीके से रेजिस्टेंस लेता है, because of high aspartic acid content, low nitrogen content and low sugar content. ठीक है. Breeding methods for insect pest resistance involve the same steps as those for discovered for other agronomical traits. ठीक है, तो ये बेसिकली वही बात हो रही है जो हम लोगों ने पीछे अभी डिस्कस कर ली. ठीक है, तो ये आप इस टेबल को भी एक बार देख सकते हो. ये आपका जो दिखाया हुआ है ये वही दिखाया हुआ है. इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस से हम लोगों ने इन पर्टिकुलर क्रॉप्स को क्या किया, इनकी वैरायटीज हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करी और हम लोगों ने कुछ पर्टिकुलर टाइप के पेस्ट से इनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करी. इसके अलावा प्लांट ब्रीडिंग किस लिए की जाती है, टू इम्प्रूव द फूड क्वालिटी, है ना, ताकि हम लोग क्या कर सके, फूड क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके. More than 840 million people in the world do not have adequate food to meet their daily food and nutritional requirements. A far greater number than 3 billion people suffer from micronutrient, protein, and vitamin deficiency or hidden hunger because they cannot afford to buy fruits, vegetables, legumes, fishes, and meats. यानी कि अराउंड 840 मिलियन पीपल के पास तो, लोगों के पास तो खाना है ही नहीं, और कुछ लोगों के पास तो है ना, यानी अराउंड 3 बिलियन पीपल ऐसे हैं जिनके अंदर ऑलरेडी अगर खाना है भी तो उनके पास में एडिकेट फूड नहीं है, यानी कि जो सही फूड है जिसकी हेल्प से वो लोग अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन ले सके वैसा फूड उनके पास नहीं है. ठीक है, सो द डाइट्स लैकिंग एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलरली. अब एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से आते हैं आपके, आयरन, विटामिन ए, आयोडीन एंड जिंक. ठीक है, तो अगर ये आप लोग ना ले तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इट इंक्रीज रिस्क फॉर डिजीज, रिड्यूस लाइफ स्पैन एंड रिड्यूस मेंटल एबिलिटीज. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, काफी चीजें आपको देखने को मिल सकती है. अब बात आ रही है बायोफोर्टिफिकेशन की. ठीक है, बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, breeding crops with higher level of vitamins and minerals or higher proteins and healthier fats is the most practical means to improve health. यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, ऐसी क्रॉप्स के बीच में ब्रीडिंग करवाते हैं जिनके अंदर विटामिन, मिनरल्स और जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उनका जो कंटेंट है वो काफी हाई होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन. ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्प्रूविंग. अब किस लिए करवाई जा रही है, ताकि क्या कर सके, प्रोटीन कंटेंट और क्वालिटी दोनों को इंक्रीज किया जा सके, ऑयल कंटेंट और क्वालिटी को इंक्रीज किया जा सके, विटामिन कंटेंट बेटर किया जा सके, और माइक्रो न्यूट्रिएंट और मिनरल कंटेंट जो है उसको भी क्या किया जा सके, बेटर किया जा सके. In 2000, maize hybrids that had twice the amount of amino acids, lysine and tryptophan compared to existing maize hybrids were developed. यानी कि 2000 के अंदर क्या किया गया, ऐसी मेज हाइब्रिड्स को क्या किया गया, डेवलप किया गया जिनके अंदर अमीनो एसिड, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन का जो अमाउंट है वो 2x था. ठीक है, जो एग्जिस्टिंग मेज वैरायटीज उस टाइम थी उनसे 2x, उनसे डबल अमाउंट जो था वो प्रेजेंट था. ठीक है, और wheat variety Atlas 66 have a high protein content has been used as a donor for improving cultivated wheat. यानी कि कौन सी वैरायटी, wheat की Atlas 66 वैरायटी जो है जिसके पास हाई प्रोटीन कंटेंट है, it is used as donor for improving cultivated wheat. It has been possible to develop an iron fortified rice variety containing over 5 times as much as iron as in commonly consumed varieties.
यानी कि अभी हम लोग क्या कर चुके हैं, आयरन फोर्टिफाइड राइस वेराइटी भी बना चुके हैं, जिसके अंदर जो आयरन का कंटेंट है वो एग्जिस्टिंग आयरन जो बेसिकली जो एग्जिस्टिंग राइस वेराइटी है उससे 5x टाइम्स है, ठीक है, उससे 5x टाइम है। The Indian Agricultural Rice Institute, IARI New Delhi, has also released several vegetable crops that are rich in vitamins and minerals. Example, vitamin A enriched carrot, spinach, pumpkin, vitamin C enriched bitter gourd, bathua, mustard, tomato, iron and calcium enriched spinach and bathua, and protein enriched beans, ब्रॉड, लबलब, फ्रेंच एंड गार्डन पी। यानी कि जो IARI है न्यू दिल्ली में, ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मैं भी यहाँ पर गई हूँ एक बार, ठीक है, पूसा भी बोलते हैं, IARI पूसा। तो ये जो इंस्टीट्यूट बना हुआ है एक तो बहुत बड़ा बना हुआ है, एंड इसके इसके अंदर से भी कुछ वेराइटीज ऐसी बनाई गई जिनके अंदर कुछ पर्टिकुलर टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स थे उनका जो अमाउंट था वो कंपैरेटिवली ज्यादा था एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग क्रॉप वेराइटीज, जो उसी टाइप की क्रॉप की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेराइटीज थी उनसे अच्छा जो कंटेंट था वो उनके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसी जो वेराइटीज बनाई गई वो कहाँ पे बनाई गई, IARI न्यू दिल्ली के अंदर। सो आई होप आप लोगों को प्लांट ब्रीडिंग सारा समझ में आया। अब हम लोग जो बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे सिंगल सेल प्रोटीन्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे सिंगल सेल प्रोटीन्स के बारे में। Conventional agricultural production of cereal, pulses, vegetable, fruits may not be able to meet the demand of food at the rate at which human and animal population is increasing. ये हम लोग ने पहले भी डिस्कस कर लिया है। The shift from grain to meat diets also creates more demand for cereal, as it takes 3 to 10 kg of grain to produce 1 kg of meat by animal farming. यानी कि अगर ग्रेन से मीट डाइट के ऊपर भी लोग जा रहे हैं तो उस केस के अंदर भी जो सीरियल्स का डिमांड है वो और ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो चैलेंज है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। More than 25% of human population is suffering from hunger and malnutrition, यानी कि 25% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन, वो मैल न्यूट्रिशन और हंगर से सफर कर रही है। वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस इज सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। यानी कि अगर एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर अगर अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन देखने हैं तो उनके अंदर सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो एक अच्छा अल्टरनेटिव प्रूफ हो सकता है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। माइक्रोब्स आर बीइंग ग्रोन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल एज अ सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन। Microbes like spirulina can be grown easily on materials like wastewater from potato processing plants containing starch, straw, molasses, animal manure, and even sewage to produce large quantity and can serve as food rich in protein, mineral fats, carbohydrate and vitamins। यानी कि स्पिरुलिना जैसे जो माइक्रोब्स होते हैं ना, स्पिरुलिना जैसे जो माइक्रोब्स होते हैं उनको आप इजीली ग्रो कर सकते हो वेस्ट वाटर के अंदर भी, ठीक है। वेस्ट वाटर के अंदर जो पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट से आ रहे हैं वहां से उसको क्या मिल जाएगा, स्टार्च मिल जाएगा। स्ट्रॉ, मोलेसिस, एनिमल मैन्योर या सीवेज की हेल्प से क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे माइक्रोब्स को, स्पिरुलिना माइक्रोब्स जो होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं। एंड वो क्या कर सकते हैं, दे कैन सर्व एज फूड rich in protein, mineral fats, carbohydrates, and vitamins. Incidentally, such utilization also reduces environmental population pollution। यानी कि इसी की वजह से क्या होगा, जो environmental pollution है वो भी क्या हो जाएगा, reduce हो जाएगा। It has been calculated that a 250 kg cow produces 200 ग्राम of protein per day। यानी कि अगर एक 250 किलो की काऊ है ना, अगर एक 250 किलो की काऊ है तो 200 ग्राम प्रोटीन जो है एक दिन में प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और सेम टाइम पे अगर 250 ग्राम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि मिथाइलोपाइलस मिथाइलोट्रोपस, ठीक है, यानी कि जो मिथाइलोपाइलस मिथाइलोट्रोपस जो है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन, है ना, बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन, बायोमास प्रोडक्शन, वो क्या कर सकता है, कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 25 टन ऑफ प्रोटीन्स। यानी कि एक 250 ग्राम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म 25 टन प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि एक 250 किलो की जो गाय है वो सिर्फ 200 ग्राम प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करती है पर डे, ठीक है। The fact that mushrooms are eaten by many people and large-scale mushroom culture is a growing industry makes it believable that microbes do become acceptable as food। ठीक है, तो मशरूम भी तो लोग खाते ही है ना, तो वो क्या प्रूव करता है, इससे ये प्रूव होता है कि जो आपके माइक्रोब्स है ना उनको भी एज अ फूड हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है।
सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एससीपी यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन्स। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट टॉपिक की इस चैप्टर के, दैट इज योर टिश्यू कल्चर, और इसी के साथ में हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब टिश्यू कल्चर को भी डिस्कस कर लेते हैं। As traditional breeding techniques fail to keep pace with demand and to provide sufficiently fast and efficient system for crop improvement, another technology called tissue culture was developed। यानी कि जब जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड्स थे उनकी हेल्प से भी हम लोग जो है फूड प्रोडक्शन नहीं पूरा कर पाए, तब क्या किया गया, टिश्यू कल्चर को डेवलप किया गया। ठीक है, अब टिश्यू कल्चर होता क्या है, टिश्यू कल्चर में बेसिकली होता क्या है ना, एक ऐसा मेथड है टिश्यू कल्चर जहां पर छोटे से प्लांट पार्ट से, है ना, जिसको आप एक्स प्लांट भी बोलते हो, ठीक है, जिसको आप एक्स प्लांट भी बोलते हो, एक छोटे से प्लांट पार्ट से जब आप पूरा का पूरा प्लांट प्रोड्यूस कर देते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर। और ये जो एक्स प्लांट होता है आपका, इसकी हेल्प से आप जब पूरा प्लांट ग्रो करते हो, तो जो इस एक्स प्लांट की या जो प्लांट्स की जो एबिलिटी है, जिसकी वजह से वो एक छोटे से प्लांट पार्ट से कंप्लीट प्लांट बना पाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, उस कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं टोटिपोटेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हायर क्लासेस में अगर आप बायोटेक वगैरह अगर आप परस्यू करते हैं आफ्टर योर 12th सीयूईटी के बाद, अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करते हैं, तो आप टोटिपोटेंसी टिश्यू कल्चर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ था, इट वाज लर्न बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950s दैट होल प्लांट्स कुड बी जनरेटेड फ्रॉम एक्सप्लांट्स, दैट इज एनी पार्ट ऑफ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया। यानी कि जब स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर हम लोग स्टेराइल कंडीशंस के अंदर, स्टेराइल कंडीशंस का क्या मतलब हो गया, स्टेराइल कंडीशंस का मतलब हो गया कंटैमिनेशन फ्री कंडीशंस, है ना, स्टेराइल कंडीशंस का मतलब हो गया कंटैमिनेशन फ्री कंडीशंस। सो ये जो कैपेसिटी होती है ना, दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम अ सेल और एनी एक्स प्लांट इज नोन एज टोटिपोटेंसी। You will learn how to accomplish this in higher classes. It is important to stress here that the nutrient medium must provide a carbon source such as sucrose and also inorganic salts, vitamin acids, amino acid and growth regulators like auxin, cytokinin, etc. यानी कि ये बहुत जरूरी है। ठीक है, हम ग्रो तो करवा लेंगे, प्लांट के अंदर उतनी कैपेसिटी भी है कि वो ग्रो कर जाएगा, पर उसको भी तो खाना चाहिए ना, उसको भी तो वो कंडीशंस चाहिए, उसको भी वो न्यूट्रिशन चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो न्यूट्रिएंट मीडिया हमने दिया हुआ है वो क्या कर सके, एक अच्छा कार्बन सोर्स दे सके, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स दे सके, विटामिन, अमीनो एसिड्स, और जो ग्रोथ रेगुलेटर्स भी चाहिए प्लांट्स को ग्रो होने के लिए, वो भी वो क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। तो अगर हम लोग इन चीजों को अप्लाई कर रहे हैं, इट इज पॉसिबल टू अचीव प्रोपेगेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है ना, इसकी हेल्प से बहुत थोड़े टाइम के अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स आपके पास में प्रोड्यूस हो गए, अब आप उनको और ग्रो करवा सकते हो, यानी कि उनसे और प्लांट्स भी प्रोड्यूस करवा सकते हो। तो इट इज अ वेरी कन्वीनियंट मेथड। ठीक है, ये बहुत अच्छा मेथड माना जाता है। आई बिलीव इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स अगर आपको क्या करना है, नए प्लांट्स को जल्दी ग्रो करवाना है। ठीक है, ये जो मेथड होता है ना, अच्छा, दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर, अब ये जो मेथड है जिसकी मदद से हम लोग बहुत सारे प्लांट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन। ये डेफिनेशंस आपके लिए याद रखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ईच ऑफ दीज प्लांट्स विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द होल प्लांट, यानी कि जितने भी ये प्लांट्स अब प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, एक सेम ही तो उससे प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, तो इसलिए क्या होते हैं, ओरिजिनल प्लांट से भी बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे और एक दूसरे से भी होंगे, तो इसलिए हम लोग इनको सोमा क्लोन्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोला जाता है, सोमा क्लोन्स। Many important food plants like tomato, banana, apple have been produced on commercial scale using this method. ठीक है, another important application of this method is the recovery of healthy plant from a diseased plants। यानी कि टिश्यू कल्चर के मदद से हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम हेल्दी प्लांट्स को भी रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम डिजीज प्लांट। Although the plant is infected with the virus, the meristem, that is the apical and axillary, is free of virus। देखो क्या होता है ना, जो आपका मेरिस्टम होता है, जो मेरिस्टम होता है वो तो कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है। ठीक है,
आपका प्लांट अगर इन्फेक्टेड भी है ना, तो जो मेरिस्टम वाला पार्ट होता है ये इन्फेक्टेड नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन्फेक्टेड प्लांट से भी मेरिस्टम ले सकते हैं, और उस मेरिस्टम को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर की हेल्प से ग्रो करवा सकते हैं। जो तो हमें जो डिजीज प्लांट स्पीशीज थी, उससे भी जो स्पीशीज मिली वो क्या होंगी, डिजीज फ्री स्पीशीज होंगी, ठीक है। वो क्या होंगी, डिजीज फ्री स्पीशीज होंगी। Hence, one can remove the meristem and grow it in vitro to obtain virus-free plants. ठीक है, तो इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, वायरस-फ्री प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। Scientists have succeeded in culturing meristems of banana, sugarcane, potato, etc. ठीक है, यानी कि बनाना, शुगरकेन और पोटैटो के जो मेरिस्टम्स हैं उनको साइंटिस्ट कल्चर कर भी चुके हैं। Scientists have even isolated single cells from plants and after digesting their cell walls have been able to isolate naked protoplast. ये सारा आप जो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन वगैरह ये आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। आजकल क्या करा जाता है, सिंगल सेल्स को भी आइसोलेट कर लेते हैं, और इसके अलावा जो नेक प्रोटोप्लास्ट होता है ना, यानी कि नेक प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या हुआ, विदाउट सेल वॉल, ठीक है। जो विदाउट सेल वॉल होता है आपका, तो उसको भी अब क्या कर पा रहे हैं साइंटिस्ट, उसको भी आइसोलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। Isolated protoplasts from two different varieties of plants, each having a desirable characters, can be fused to get hybrid protoplast, which can be further grown to form a new plant. These type of hybrids are known as somatic hybrid, and the process is known as somatic hybridization. अब देखो, अगर हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर लिए, और उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले प्रोटोप्लास्ट को आपस में क्रॉस करवा के उनसे प्रोटोप्लास्ट, नए प्रोटोप्लास्ट प्रोड्यूस करवाए, न्यू हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट जब हम लोगों ने प्रोड्यूस करवाए, तो जो प्रोटोप्लास्ट प्रोड्यूस हुए उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सोमैटिक हाइब्रिड्स। और वो जो प्रोसेस था उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। अब बात हो रही है कि अगर मान लो हम लोगों ने प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो को फ्यूज किया पोटैटो के प्रोटोप्लास्ट के साथ में, ठीक है, और उनको ग्रो करवाया, ठीक है, तो उसकी हेल्प से जो नए हाइब्रिड प्लांट्स बनेंगे उनके अंदर टोमेटो और पोटैटो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो उसके हेल्प से जो बनेगा उसको क्या नाम देंगे हम लोग, पोमैटो, ठीक है। ऑल्दो इसको बनाया गया था, बट इसके अंदर वो सभी कैरेक्टर्स नहीं प्रेजेंट थे जो उसकी कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो इस वेराइटी को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, ठीक है। बट ऐसी एक वैरायटी भी बन चुकी है, ठीक है, यानी कि जिसका नाम क्या दिया गया था, पोमैटो। पोटैटो और टोमेटो से बनी थी, इस वजह से इसका जो नाम भी था वो भी क्या नाम था, हाइब्रिड नाम था, ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया पोमैटो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोगों ने 2 वीडियोस के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है ना। एंड आई रियली अपोलोजाइज, क्योंकि इस वीडियो को आने में बहुत टाइम लग गया ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज। मेरी बीच में तबीयत काफी खराब हो गई थी, तो इस वजह से बीच में वीडियोस नहीं आ पाई। बट ये जो चैप्टर है आपका सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन 2 वीडियोस को अगर आप अच्छे से पढ़ लें तो आई गारंटी कि सीयूईटी के अंदर इस चैप्टर में इन 2 वीडियो से बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और ये टिश्यू कल्चर वाला जो है ये तो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस इन वीडियोस को आप देखिए और इनको अच्छे से समझिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पे, आप लोग नए हैं, आप लोगों ने पहली बार इस वीडियो के हेल्प से आप लोग हमारे चैनल पे आए हैं, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो, देन प्लीज डू लाइक टू द वीडियो। आप हमारी बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं अपने सीयूईटी के लिए। यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग।